आज हम लोग बात करने वाले हैं बाजरा के बारे में। तो सबसे पहले हम बाजरे का साइंटिफिक नाम की बात करें तो बाजरे का जो साइंटिफिक नाम होता है वह होता है पेनिसिटम ग्लूकम या फिर पेनिसिटम अमेरिकाना। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाजरे का साइंटिफिक नाम पेनिसिटम ग्लूकम भी मिल सकता है आप लोगों को, और नया नाम जो है वह इसका है पेनिसिटम, पुराना नाम पेनिसिटम अमेरिकाना और नया नाम इसका है पेनिसिटम ग्लूकम। फैमिली इसकी जो है वह ग्रेमनी है। ये जो है ग्रेमनी फैमिली का पौधा है, यानी ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करता है और ग्रेमनी फैमिली को पोएसी भी कहा जाता है। इसमें गुणसूत्र जो है वह 14 पाए जाते हैं और इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। ये गरीबों का भोजन कहा जाता है, इसे गरीबों का भोजन कहा कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना। तो इसका जो साइंटिफिक नाम क्या होता है वह होता है पेनिसिटम ग्लूकम। ठीक है, नया साइंटिफिक नाम जो है वह पेनिसिटम ग्लूकम है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, पेनिसिटम ग्लूकम होता है। फैमिली इसकी ग्रेमिनी है, जिसको हम लोग पोएसी नाम से भी जानते हैं, और इसमें गुणसूत्र जो है 14 पाए जाते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है और इसे गरीबों का भोजन कहा जाता है। गरीबों का भोजन इसे कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बाजरे के बारे में। तो बाजरा जो है वह एक परपरागित फसल है, यानी क्रॉस पोलिनेटेड फसल है। ठीक है, क्रॉस पोलिनेटेड फसल है और ये जो है प्रोटोगाइनी फसल। प्रोटोगाइनी फसल जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझना है कि प्रोटोगाइनी क्या होता है। तो प्रोटोगाइनी वह होता है, प्रोटोगाइनी वह कंडीशन होती है जिस कंडीशन में जो है पौधे का मेल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है पहले डेवलप हो जाता है। यानी जो बाजरा है, बाजरे में जैसे क्या होता है, बाजरे में जो मादा पुष्पक्रम है वह पहले डेवलप हो जाता है, तो उसको इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, प्रोटोगाइनी कंडीशन कहा जाता है। और मक्का जो होती है वह प्रोटेंडरी होती है, जिसमें जो है नर पुष्पक्रम जो है पहले भाग डेवलप होता है। ये हमने कल आप लोगों के लिए पढ़ाया था। तो चलिए आगे बात करते हैं। मक्का जो है वह एक दिवस निष्प्रभावी पौधा है। कैसा पौधा है, दिवस निष्प्रभावी पौधा है। और चलिए आगे हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड बाजरा। हाइब्रिड बाजरा उत्पादन में नर बांध पंक्ति कौन सी इस्तेमाल की जाती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हाइब्रिड बाजरा को जो है उत्पादित करने के लिए नर बांध पंक्ति जो है वह 23A प्रयोग की जाती है, ये आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, पूछा जाता है आप लोगों की परीक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न है बाजरे का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। तो बाजरे का जो पुष्पक्रम होता है उसे स्पाइकलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पाइकलेट कहा जाता है, ये नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है इसके बीज को किस प्रकार के होते हैं। तो बाजरे का जो बीज प्रकार होता है वह होता है कैरियोप्सिस। कैसा होता है, कैरियोप्सिस प्रकार होता है। और मोटे दाने वाले खाद्यान्नों में बाजरे का प्रमुख स्थान है। ठीक है, मोटे, और जो अगर पूछा जाए कि बाजरा कैसी फसल है, तो बाजरा जो है मोटे दाने वाली खाद्यान्न फसल है। ठीक है, नेक्स्ट है बाजरे की फसल की वृद्धि के लिए तापमान। तो बाजरे की वृद्धि के लिए उचित तापमान जो है वह 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है होना चाहिए। बाजरे की फसल की अच्छी वृद्धि के लिए 25 से 30, ठीक है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उचित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है सभी अनाजों एवं मिलेट्स में बाजरे में सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता पाई जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता जो है अनाजों में वह बाजरे की है। ठीक है, नेक्स्ट है बाजरे की फसल की जल मांग सबसे कम होती है। बाजरे की जल मांग पूछा जाता है, तो अगर आप लोगों से बाजरे की जल मांग पूछे तो बाजरे की जो जल मांग होती है वह 250 से 300 mm होती है। 250 से 300 mm बाजरे की जल मांग होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बाजरे की फसल के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी जो है, दोमट मिट्टी जो है यानी अच्छी रहती है। दोमट मिट्टी जो है, सॉइल जो है कैसी होती है, अच्छी रहती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। दोमट मिट्टी अच्छी रहती है, बलुई दोमट मिट्टी है, अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी जो है वह बाजरे के उत्पादन के लिए अच्छी रहती है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इस स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा। बाजरे की फसल की वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अनाजों में एवं मिलेट्स में सबसे अधिक जो है सूखा सहने की क्षमता किसमें होती है, तो बाजरा में होती है। बाजरे की फसल की जलमांग सबसे कम होती है, कितनी होती है, 250 से 300 mm जो है इसकी जलमांग होती है। और बाजरे की फसल के लिए किस तरह की मृदा की आवश्यकता होती है, तो मृदा की आवश्यकता जो है बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है बाजरे को अच्छी तरह से उगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाजरे के दाने में क्या क्या पाया जाता है।
तो बाजरे के दाने में प्रोटीन कितना पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, खनिज लवण कितना पाया जाता है, ये चीजें आप लोगों को जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाजरे के दाने में प्रोटीन। ये आप लोगों से पूछा जाता है, ये आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेंगे। तो प्रोटीन क्या जो है 11.5%, 11.5% बाजरे में जो है प्रोटीन पाई जाती है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वह 67% यानी 67% जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और खनिज लवण की बात करें तो बाजरे में जो है सर्वाधिक खनिज लवण जो है अनाजों में पाया जाता है, वह कितना पाया जाता है, 2.7% जो बाजरे में खनिज पाया जाता है, खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है। अगर हम वसा की बात करें तो अनाजों में सबसे अधिक जो है वसा भी जो है 5% पाया जाता है बाजरे में। बाजरे में कितना परसेंट वसा पाया जाता है, तो 5% वसा जो है पाया जाता है बाजरे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उत्पादन की। तो उत्पादन में जो है राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ये आप लोगों को आंकड़ा अपडेटेड बता देंगे जब आप लोगों की परीक्षा निकट होगी, इसको याद नहीं रखना है। तो उत्पादन में जो है वह राजस्थान प्रथम स्थान पर है, उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर है। और देश में बाजरे को क्षेत्रफल व उत्पादन में दोनों स्थानों पर जो है वह राजस्थान प्रथम स्थान पर है। यानी उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राजस्थान में क्षेत्रफल में बाड़मेर तथा उत्पादन में अलवर जिले का प्रथम स्थान है। ठीक है। ये आप लोगों को जो यूपी कैडेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर जो भी राजस्थान से अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बीज दर। बाजरे की बीज दर कितनी होती है, तो प्रति हेक्टेयर अगर हमें बाजरा की बुवाई करनी है तो कितना बीज हमें आवश्यक होगा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम बाजरे को सीधी बुवाई यानी दाने के लिए अगर हम सीधी बुवाई करते हैं यानी छिड़काव विधि से बुवाई करते हैं तो इसके लिए हमें 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बाजरे की आवश्यकता होती है, बाजरे की बीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अगर हम लोग हरे चारे के लिए अगर हम बाजरे को उगा रहे हैं तो इसके लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। नर्सरी तैयार करके अगर हम रोपाई करते हैं तो इसके लिए 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। और नर्सरी जब हम लगाएंगे तो उसके लिए अंतरण कितना रखते हैं, उसके लिए अंतरण जो है 45 गुणा 15 सेंटीमीटर का जो है अंतरण रखा जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान। नेक्स्ट है गहराई। अगर हम गहराई की बात करें कि बाजरा की बुवाई के लिए कितनी गहराई पर करनी चाहिए, तो बाजरा के बीज की बुवाई जो है वह 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोगों की परीक्षा में पूछा जाता है कि बाजरे के पौधे में बाजरे की 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि बाजरे में जो है बाजरा अगर हम उगा रहे हैं तो उसकी संख्या कितनी होती है। आप लोगों को संख्या लिखी दिख रही होगी, 1,66,000 प्रति हेक्टेयर जो है पौधों की संख्या होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखें, 1,66,000 जो है पौधों की संख्या होती है बाजरे की 1 हेक्टेयर में। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि बाजरा की अगर हम सीधे बुवाई करते हैं तो इसके लिए बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए। अगर हम चारे के लिए उसको उगा रहे हैं तो इसके लिए 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें बीज चाहिए होगा। और अगर हम नर्सरी तैयार करके बाजरे की बुवाई कर रहे हैं तो इसके लिए 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। और इसमें हम अंतरण कितना रखेंगे, तो 45 गुणा 15 सेंटीमीटर का अंतरण रखेंगे। और हम बाजरे की बुवाई करते समय कितने सेंटीमीटर गहराई में बीज को डालेंगे, तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर जो है बीज 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज की बुवाई की जाती है। वहीं अगर हम बात करें कि 1 हेक्टेयर में बाजरे के कितने पौधे होते हैं, पौधों की संख्या कितनी होती है, तो 1,66,000 जो है 1 हेक्टेयर में बाजरे के पौधों की संख्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उन्नतशील किस्में। उन्नतशील वैरायटियों की बात करेंगे तो उन्नतशील वैरायटियां जो है वह है पूसा मोती। पूसा मोती जो वैरायटी है वह ICR द्वारा निकाली गई है। ठीक है, ICR द्वारा निकाली गई पुरानी किस्म है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे संकर किस्में। संकर किस्में आप लोगों को ये जो HB1 यानी हाइब्रिड बाजरा बन है इसको बहुत ही स्टार लगा लेना है, तो 3 स्टार दे देना है। 3 स्टार तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 5 स्टार दे दो इसको, 5 स्टार दे दो इसको, 5 स्टार, यानी ये एग्जाम में छपने ही वाला है। HB1 हाइब्रिड बाजरा बन जो है वह सन 1965 में PAU यानी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से विकसित किया गया। ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरह से प्रश्न बनता है कि बाजरा की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी है, तो
तो आप लोगों को ध्यान रखना है HV1 जो है वह बाजरे की पहली संकर किस्म है। दूसरा क्वेश्चन यहीं से ये बन जाएगा कि हाइब्रिड बाजरा HV1 किस सन में विकसित किया गया था, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है 1965 में डेवलप किया गया था। तीसरा प्रश्न आप लोगों से इसी में बनेगा कि कहाँ विकसित किया गया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है PAU लुधियाना यानी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में इसको विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वेरायटी है आप लोगों को ध्यान रखनी है HHV 67, RHV 173। ठीक है, और ये आप लोग याद रख लेंगे धन शक्ति इसको याद रख लेंगे और ये याद रखेंगे। दो वैरायटी तो आप लोगों को याद ही रखनी है, बाकी ये लिखी हुई है, इनको भी आप लोग पढ़ लेंगे, एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो जो भी जो है एग्जाम में पूछी जाएगी तो वो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बाजरा में ज्वार की तुलना में अधिक सूखा सहने की क्षमता होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि बाजरा जो है ज्वार से भी अधिक सूखा सहन करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट, क्रॉप रूट, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये जो ऊपर जो निकली हुई जड़ें हैं इनको हम लोग क्रॉप रूट बोलते हैं। ठीक है, बाजरा में भूमि की सतह से ऊपर की गांठ से निकलने वाली जड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप रूट कहते हैं। तो ये जो है ऊपर की सतह से निकल रही है ना, ऊपर की गांठों से निकल रही, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉप रूट बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से खरपतवार लगते हैं और इसका जो है रोकथाम इनकी कैसे की जाती है। तो अगर हम बात करें कि खरपतवारों की, तो बाजरे में जंगली चौलाई लगती है, दूब घास होती है, मोथा होता है और गोखरू। ये जो है खरपतवार बाजरे की फसल में लगते हैं। इसका साइंटिफिक नाम साइनेडोन डेक्टिलोन होता है दूब घास का, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और मोथा का साइंटिफिक नाम साइप्रस रोटेंडस होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बुवाई के, जो है इसका रोकथाम किस तरह से करते हैं। तो बुवाई के बाद और अंकुरण से पूर्व जो है इसमें एट्राजीन का प्रयोग किया जाता है, यानी 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एट्राजीन का प्रयोग जो है हम करते हैं। ठीक है, स्ट्राइगा बाजरे का अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि बाजरे का अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार कौन सा है, तो वह है स्ट्राइगा है, और इसके नियंत्रण हेतु 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है। 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और बुवाई के 15 दिन बाद प्रयोग करते हैं। ठीक है, बुवाई के 15 दिन बाद 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्राइगा को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से रोग लगते हैं, तो बाजरे में जो लगने वाले रोग हैं वह है डाउनी मिल्ड्यू, जिसे रोमिल फफूंदी या फिर हरित वाली रोग कहा जाता है, इंग्लिश में इसे ग्रीनियर डिजीज बोलते हैं। और दूसरा जो रोग है वह है अर्गट रोग यानी चिपका रोग इसको बोलते हैं। थर्ड है कंड यानी कंडुआ रोग जिसको बोलते हैं स्मट डिजीज बोलते हैं। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये लगने वाले रोग हैं। अब हम आगे एक एक रोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाजरे की हरी वाली रोग यानी ग्रीनियर डिजीज में ये जो है जो ऊपर की बाली होती है वह ग्रीन कलर की हो जाती है। देखो इस तरह से चित्र में आप लोगों को दिखाया गया है, इस तरह से जो है पूरी बाली ग्रीन हो जाती है और इसमें दाने जो है नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है कवक के द्वारा होता है। कवक का नाम है स्क्लेरोप्सोरा ग्रेमिनिकोला। कवक के द्वारा ये जो है बीमारी होती है। यह मृदा व बीज दोनों से कवक द्वारा होती है। ठीक है, ये जो है बीमारी मृदोण व बीजोड़ दोनों है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि मृदा से भी हो जाती है और बीज से भी ये बीमारी फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट रोग है वह है बाजरे का अर्गट रोग। बाजरे का अर्गट रोग में आप लोग देखेंगे कि इस तरह की जो है बाली हो जाती है, पूरी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो बाजरे का अर्गट रोग ये भी जो है कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। इस कवक का नाम है क्लेवीसेप्स माइकोसेफेला जो है माइक्रोसेफेला जो है नामक कवक के द्वारा बाजरे का अर्गट रोग होता है। इस रोग से ग्रस्त पौधे में गुलाबी रंग का चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ निकलता है, चिपचिपा गाढ़ा रस निकलता है, जो कि स्वाद में कैसा होता है, जो कि स्वाद में मीठा होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ समय बाद यह चिपचिपे पदार्थ का रंग गहरा भूरे रंग में बदल जाता है और रोग बढ़ने पर बाजरे की बालियों में दाने की जगह गहरे भूरे रंग के पिंड बन जाते हैं, यानी इसमें भी दाना नहीं बनता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। ये चिपचिपा पदार्थ एवं पिंड जहरीले होते हैं। कैसे होते हैं, जहरीले होते हैं, और इस रोग के कारण दानों की पैदावार में भारी कमी आती है। नेक्स्ट है कंडवा रोग जो है ये जो है रोग ये भी कवक के द्वारा होता है। ठीक है, कवक के द्वारा कंडवा रोग होता है। टोलीस्पोरियम
पेनिसिलियम नामक कवक के द्वारा होता है ये। और इसके लक्षण जो है, ये जो दाना हो मतलब जो सिट्टा बना हुआ होता है ऊपर, जो बीज के लिए सिट्टे बने हुए होते हैं, इसमें इस रोग के प्रभावित दाने हरे गोलाकार बड़े आकार के हो जाते हैं के बाद काली चूर्ण में बदल जाते हैं। क्या होता है इसमें, दाने जो है पहले बड़े हो जाते हैं, गोलाकार बड़े बड़े होते हैं और इसके बाद काले चूर्ण में बदल जाते हैं। ये जो है एक मृदोड़ बीमारी है, यानी ये जो है मृदा के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। और रोग रोधी किस्में जो है इसमें उगाना चाहिए। रोग रोधी किस्में जब हम उगाएंगे तो इससे बचाव किया जा सकता है, जैसे कि पूसा मोती वैरायटी जो है इसकी रोग रोधी किस्म है। और इसके उपचार के लिए बीटा वैक्स इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके उपचार के लिए बीटा वैक्स जो है 0.25% का छिड़काव किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है कीट, कौन कौन से कीट लगते हैं ये देख लेते हैं। तो बाजरे में जो है वह सफेद लट लगता है, दीमक लगती है, कांतरा जिसे हम लोग हैरी कैटरपिलर बोलते हैं, और टिड्डा लगता है। ठीक है, में सिंचाई दीमक का जो है उपचार किस तरह से करते हैं, तो दीमक का उपचार जो है खड़ी फसल में सिंचाई के साथ 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्लोरोपाइरीफास अथवा क्विनोलफास का इस्तेमाल किया जाता है दीमक के नियंत्रण के लिए। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कातरा या फिर हैरी कैटरपिलर। इसके लिए लटें तने व पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी जो सुड़ी होती है वह तने और पत्तियों में क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। खेत के चारों ओर खाई खोदने से इसका जो है नियंत्रण किया जाता है। और क्विनोलफास 1.5% डस्ट का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करके इसको जो है इसका नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट है टिड्डे का जो है इसकी रोकथाम के लिए जो है क्या करना चाहिए, इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 5% पाउडर का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, टिड्डे को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, मेलाथियान का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अन्य कीट में तना छेदक ज्वार की प्रोरो मक्खी भी इसमें नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उपज की। तो अगर हम बात करें उपज की, तो असिंचित क्षेत्र में 6 से 7 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज मतलब जो है इसकी उपज प्राप्त होती है, और सिंचित क्षेत्र में 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है इसकी उपज प्राप्त होती है। ज्वार का जो साइंटिफिक नाम होता है वह होता है सोरघम बाइकलर ज्वार का साइंटिफिक नेम होता है, और इसकी फैमिली पोएसी होती है। इसकी फैमिली क्या होती है, इसकी फैमिली पोएसी होती है, और इसका साइंटिफिक नाम सोरघम बाइकलर होता है। इसमें गुणसूत्र संख्या जो है वह 20 पाई जाती है। तो ज्वार में गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है, ज्वार में गुणसूत्र संख्या 20 पाई जाती है। इसका उत्पत्ति स्थान जो है वह अफ्रीका है, और ज्वार की खेती हरे चारे के लिए और दाने के लिए की जाती है। हरे चारा जो है जानवरों को खिलाया जाता है, और दाना जो है इंसान खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर इसके दाने में बात करें तो कि इसके दाने में क्या क्या पाया जाता है। ज्वार के दाने में प्रोटीन कितना पाया जाता है, वसा कितना पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, और खनिज लवण कितना पाया जाता है। तो इसकी जो दाना होता है उसमें 10.4% प्रोटीन पाई जाती है, और वसा जो है 1.9% वसा पाया जाता है। 74% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और खनिज लवण जो है 1.5% पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ज्वार में प्रोटीन कितना पाया जाता है, 10.4% प्रोटीन पाया जाता है, और वसा 1.9% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 74% पाई जाती है। खनिज लवण की बात करें वहीं तो खनिज लवण जो है 1.5% इसमें खनिज लवण पाए जाते हैं। इसके दाने में जो है भाई ल्यूसीन या फिर अमीनो एसिड की अधिकता होती है। ठीक है, इसके दाने में ल्यूसीन अमीनो एसिड की अधिकता होती है, जो कि 1.4 to 1.7% पाया जाता है। जिसके अधिक सेवन से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर हम ज्वार का अधिक सेवन करते हैं तो इससे जो है पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोसायनिक एसिड। ज्वार की फसल में हाइड्रोसायनिक एसिड पाया जाता है, जिसे हम लोग HCN बोलते हैं। इसको जो है प्रूसिक एसिड नाम से भी जाना जाता है, और ये एक विषैला पदार्थ है। ये एक ऐसा पदार्थ है, एक विषैला पदार्थ है जिसे HCN कहते हैं, यानी हाइड्रोसायनिक एसिड कहा जाता है। और इसका नाम अन्य नाम जो है वह प्रूसिक एसिड या फिर हाइड्रोसायनिक एसिड नाम से इसे जाना जाता है। अगर इसकी अधिक मात्रा पशु खा लेते हैं, अगर इसकी अधिक मात्रा में पशु इसे खा लेते हैं तो पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्षा ना होने पर इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और इसकी मात्रा जो है अधिक मात्रा जो है निचली पत्तियों की अपेक्षा ऊपरी पत्तियों में अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसकी जो अधिक मात्रा है वह ऊपरी पत्तियों में पाई जाती है।
HCl अम्ल का प्रभाव वर्षा होने या सिंचाई करने पर कम हो जाता है। अगर हम खेत में वर्षा हो जाती है या फिर सिंचाई कर देते हैं तो इसकी जो प्रभाव है वह कम हो जाता है। वर्षा ना होने पर या फिर नत्रजन की मात्रा अधिक प्रयोग करने पर इसकी जो है मात्रा जो है वह बढ़ जाती है। नीचे की पत्तियों की अपेक्षा ऊपरी पत्तियों में इसकी मात्रा अधिक होती है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाइड्रोसायनिक एसिड, हाइड्रोसायनिक एसिड जिसे हम लोग HCN बोलते हैं, प्रूसिक एसिड नाम से भी इसे जाना जाता है। यदि इस पशु इसकी अधिक मात्रा में खा लेते हैं इसे, तो इस पशुओं की मृत्यु हो जाती है और वर्षा ना होने पर इसकी मात्रा पौधों में बढ़ जाती है। ऊपरी पत्तियों में इसकी मात्रा अधिक होती है निचली पत्तियों में की अपेक्षा अधिक। अगर इसकी मात्रा जो है वह सिंचाई करने पर और वर्षा होने पर कम हो जाती है। अधिक नत्रजन प्रयोग करने से भी इसकी मात्रा बढ़ जाती है। 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले प्रदेश ज्वार की खेती के लिए सबसे अधिक अनुकूल रहते हैं। यानी 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जहां होती है वह प्रदेश ज्वार की खेती के लिए अच्छे माने जाते हैं। और इसकी जो है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसको उचित माना जाता है ज्वार की जो है खेती के लिए। और इसके अंकुरण के लिए 10%, इसके अंकुरण के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान होना चाहिए। और बाली निकलते समय इसका जो तापमान होता है इसके लिए वह 30 से डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। यानी 30 डिग्री तापमान से अधिक ताप नहीं होना चाहिए, यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान अच्छा रहता है। ज्वार में फूल के मादा नर अंग से पहले परिपक्व होते हैं, अतः ज्वार प्रोटोडाइनी फसल है। ठीक है, क्या होता है ज्वार में जो है ज्वार के जो फूल है यानी पुष्पक्रम जो होता है वह नर पुष्पक्रम से पहले डेवलप होता है। इस कंडीशन को प्रोटोगाइनी कहते हैं। यानी मादा पुष्प का पहले डेवलप होना प्रोटोगाइनी कहलाता है और नर पुष्प का पहले परिपक्व होना प्रोटेंड्री कहलाता है। तो ये जो है ज्वार होती है वह जो है एक प्रोटोगाइनी फसल है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्वार का पुष्पक्रम। ज्वार का पुष्पक्रम जो होता है वह पेनिकल कहलाता है। ज्वार का पुष्पक्रम पेनिकल कहलाता है और एक शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट है यानी लघु दिवसीय पौधा है ज्वार। और ज्वार एक एक्सोटिव फसल है जो भूमि से अधिक मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करती है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर हम इसकी उन्नतशील प्रजातियों की बात करें तो इसकी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं वह है CSH1। CSH1 जो है किस्म जो है भारत में विकसित पहली संकर किस्म है यानी हाइब्रिड वैरायटी है CSH1, जो कि ज्वार की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों की परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है, इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट है संकर प्रजातियां। और संकर प्रजातियां कौन सी होती हैं? CSH16, CSH4, CSH14, ये जो है अन्य वैरायटियां हैं। और सूखा सहनशील प्रजाति जो है CSH6 जो है, जो कि मिश्रित खेती के लिए अच्छी है, ये भी आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट है प्रोटीन यानी अधिक प्रोटीन वाली चारे की प्रजातियां। अधिक प्रोटीन हेतु चारे की जो प्रजातियां हैं वह देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक कटाई के लिए। तो एक कटाई के लिए अगर हम बात करें तो S386, S241, S431, ये जो है एक कटाई हेतु और अधिक प्रोटीन वाली प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है कई कटाई वाली। तो कई कटाई वाली जो है X988 जो है वैरायटी है। और नेक्स्ट बात करेंगे कम HCN वाली प्रजातियां। कम HCN वाली प्रजातियां अगर बात करें तो कम HCN वाली प्रजाति है SI208। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम खरपतवार अवरोधी बात करें तो खरपतवार अवरोधी स्ट्राइगा खरपतवार अवरोधी जो प्रजातियां है वह R42 है, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और यहाँ से बहुत ज्यादा कोई चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बीज दर। बीज दर आप लोगों को याद रखनी है, बीज दर पूछी जाती है आपकी परीक्षा में। तो अगर हम बीज दर की बात करें तो अगर हम लोग दाने के लिए ज्वार को उगा रहे हैं तो दाने के लिए ज्वार की जो बीज दर है वह 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, अगर हम लोग ज्वार को जो है दाने के लिए उगा रहे हैं तो इसके लिए 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम चारे के लिए ज्वार को उगा रहे हैं तो 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और पौधे से पौधे की दूरी जो है वह 45 गुणा 12 सेंटीमीटर की रखी जाती है। यहाँ से पौधों की संख्या पूछी जाती है तो पौधों की संख्या आप लोगों को याद रखनी है कि 1 हेक्टेयर में 1.5 लाख जो है वह पौधे होते हैं। नेक्स्ट है बुवाई। अगर हम बुवाई की बात करें तो हम लोग
उत्तर भारत में बुआई का समय जो है वह क्या रहता है, तो उत्तर भारत में बुआई का समय जो है वह जून से जुलाई रहता है और ज्वार का अंकुरण होने के 5 से 6 दिन बाद हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ज्वार जब हम बोते हैं तो इसका 5 से 6 दिन बाद अंकुरण हो जाता है। होने के 1 सप्ताह बाद जिन स्थानों पर बीज अंकुरित ना हुए हों वहां पर खूंटी की सहायता से बीज दोबारा बो देते हैं। जबकि पौधे 15 से 20 दिन के हो जाएं तो थिनिंग करते हैं। ठीक है, थिनिंग कर लेते हैं। थिनिंग करके अंतरण को ठीक कर किया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर जहां पर 5 से 6 दिन के बाद बीज जो है उगाते हैं, जहां पर हमें उगे हुए बीज नहीं दिखाई देते हैं, तो वहां पर खूंटी की सहायता से बीज को दोबारा बो देना चाहिए। और जहां पर अधिक बीज जमाते हैं, जहां पर अधिक बीज जो उगाते हैं, तो 15 से 20 दिन की जब फसल हो जाती है तो उस समय अंतराल को ठीक करने के लिए थिनिंग की जाती है। थिनिंग की जाती है मतलब जहां पर जो अधिक बीज जमाए हुए हैं उनमें से उनको उखाड़ दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है खाद्य तथा उर्वरक। खाद्य तथा उर्वरक की बात करें तो अगर हम देसी जातियों की बात करें कि देसी जातियों में कितनी उर्वरक देनी चाहिए, तो देसी जातियों में जो है हमें 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और ठीक है 30 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास देना चाहिए प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करना चाहिए। वहीं संकर संचित क्षेत्र के लिए अगर हम बात करें तो संकर सिंचित क्षेत्र के लिए अगर हम बात करें तो इसमें जो है 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। संकर जातियों की बात करें तो ये असिंचित क्षेत्रों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है वह 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम पोटाश और 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। ये आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, प्रति हेक्टेयर इनकी बुआई की जाती है। ज्वार को दलहन फसल के साथ बोने से अकेली फसल की अपेक्षा अधिक उत्पादन होता है। अगर हम लोग ज्वार को दलहन के साथ उगाएं तो उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए जो है वह हमें एट्राजीन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, एट्राजीन 0.5 किलोग्राम सक्रिय दवा जो है वह 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर बोने के 2-3 दिन बाद अंकुरण से पहले जो है जिसका छिड़काव किया जाता है। वहीं अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उग रहे हैं तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है या फिर सोडियम लवण की 1.5 से 1.5 किलोग्राम मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसका जो छिड़काव बुवाई के 25 से 30 दिन बाद किया जाता है। चारे के लिए फसल में फूल आने पर 60 से 65 दिन में काटने योग्य हो जाती है। अगर आप सब लोगों से पूछा जाए कि चारे के लिए जो है वह ज्वार की कटाई कब की जाती है, तो 60 से 65 दिन में की जाती है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए नियंत्रण के लिए कौन सा खरपतवार नियंत्रक यूज किया जाता है, तो 2,4-D इस्तेमाल किया जाता है। ये ध्यान रखना है। और ज्वार में सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए जो है वह एट्राजीन का प्रयोग किया जाता है और ये एट्राजीन का प्रयोग जो है अंकुरण से पहले किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दाने का कंडुआ रोग। दाने का कंडुआ रोग जो है वह ग्रीन स्मट और कवर्ड स्मट इसको हम लोग बोलते हैं। ज्वार में यह बीमारी स्फैसिलोथिका तोहई नामक कवक के द्वारा होती है। यह एक बाह्य बीजोड़ बीमारी है। इसका नियंत्रण बीज उपचार द्वारा किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये बीमारी जो है वह दाने का कंडुआ रोग किसके द्वारा होता है, तो फंगस के द्वारा होता है। फंगस कौन सा होता है, स्फैसिलोथिका तोहई नामक कवक के द्वारा होता है और ये एक बीजोड़ बीमारी है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये एक बीजोड़ बीमारी यानी बीज द्वारा फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है ज्वार का अर्गट रोग। ज्वार का अर्गट रोग, ये रोग भी स्फैसिलोथोहाई नामक कवक के द्वारा होता है। ये भी किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। और यह बीमारी संकर ज्वार की किस्मों में अधिक पाई जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि संकर प्रजातियां जो होती हैं ज्वार की, उनमें ये बीमारी अधिक होती है। इसमें क्या होता है, इसके पुष्प शाखा पर स्थित स्पाइकिल जो होते हैं उसमें हल्के गुलाबी रंग का एक स्राव निकलने लगता है। हल्के गुलाबी रंग का स्राव निकलने लगता है जिसका स्वाद खाने में मीठा होता है, जिस कारण कीट जो है बहुत आकर्षित होते हैं और फसल को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा कि अर्गट रोग जो है बाजरा में भी लगता है और ज्वार में भी लगता है। तो अर्गट रोग जो है वह फफूंदी के द्वारा होता है यानी कवक के द्वारा होता है। यह बीमारी संकर
प्रजातियों में अधिक लगती है और इसमें जो पुष्प शाखाएं होती हैं यानी जो स्पाइकिल होते हैं उनमें हल्के गुलाबी रंग का एक स्राव निकलता है जो कि स्वाद में मीठा होता है और कीटों को आकर्षित करता है, जिससे जो है कीट आकर्षित होते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तना भेदक। तना भेदक ये जो है ज्वार का सबसे हानिकारक कीट होता है, जिसका सिम्टम्स होता है डेड हर्ट। ये जो है डेड हर्ट सिम्टम्स को बनाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है उपज। अगर हम इसकी उपज की बात करें तो संकर प्रजातियों की जो उपज होती है वह उपज जो है वह 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और जो कड़वी होती है, कड़वी मतलब जो होता है ये इसकी जो चारा प्राप्त होता है वह जो है 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है वह प्राप्त होता है।